नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है जिससे आप अभी तक अनजान हैं या अनभिज्ञ हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे बैंकिंग में ग्राहक सेवा के महत्व की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील कुमार जी, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर रह चुके हैं और बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी कुछ उन्होंने किया है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो हमारा विषय है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उनके लिए किस प्रकार की सेवा बैंकिंग के द्वारा दी जाती है, आप चाहेंगे पहले उस पर प्रकाश डालें। देखिए मिश्रा जी, ऐसा है कि बैंकिंग रोज़ नए आयामों से होकर के गुजर रही है और ग्राहक बैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। तो उनके ज़रूरतों के अनुसार बैंकिंग में बहुत सारे परिवर्तन हुए विगत दिनों में। पहले बैंक का मतलब ये था कि आपसे डिपॉजिट लिया और ज़रूरतमंदों को कर्ज दिया और डिपॉजिट पे ब्याज दिया, कर्ज पे ब्याज लिया, और इस तरह से बैंकिंग चलती थी। बाद में सेफ डिपॉजिट वॉल्ट आया, जिसमें कि आपके चीज़ों को हम ले करके और उसको सुरक्षित रखते हैं और आपको जो भी लॉकर है या सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की जो सुविधा देते थे उस पर हम कुछ रेंटल चार्ज करते थे। आज बैंकिंग उससे काफ़ी आगे निकल चुका है। आज हम ग्राहक की ज़रूरतों के अनुसार हर वो सेवा मुहैया कराते हैं जिसको कि ग्राहक को एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत मिलना चाहिए। डिपॉजिट है, एडवांसेज है, रेमिटेंस की फैसिलिटी है, बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी है। इसके अलावा बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी है। इसके अलावा जो रेमिटेंस है, हम उसको प्लास्टिक मनी अवेलेबल कराते हैं। प्लास्टिक मनी का मतलब डिफरेंट कार्ड्स देते हैं जिसके द्वारा इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि बैंक में लोगों को जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो और बहुत सारे काम उनके बैंक में बिना गए हुए हो जाए। इवन कि हम ऑनलाइन खाता खोलने की भी सुविधा रखे हुए हैं, ऑनलाइन कंप्लेन रिजोल्यूशन की भी फैसिलिटी रखे हुए हैं और ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा उनको है ही। तो इस तरह से बैंकों में काफ़ी परिवर्तन हुआ, बैंकिंग व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुई और ग्राहकों के मांग के अनुसार हमने वो गुणात्मक चेंजेस बैंकिंग इंडस्ट्री में किए। जी सुनील जी, कई प्रकार की सुविधाएं बैंक के द्वारा दी जाती हैं, तो सुविधाएं मिलेंगी तो ज़रूरी है समस्याएं भी बढ़ेंगी, कई समस्याएं भी निकल कर आएंगी। तो किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती है बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उनमें ज़्यादातर ग्राहकों को किस तरह की समस्याएँ होती हैं? देखिए, एक्चुअली सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि बैंक जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है तो जो सपोर्ट सिस्टम है वो सपोर्ट सिस्टम अगर प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो ग्राहकों को दिक्कत होगी और बैंक कर्मियों को भी दिक्कत होगी। जैसे अगर मान लिए कि हमने लीज लाइन लिया हुआ है, लीज लाइन में हमको सफिशिएंट कनेक्टिविटी नहीं है, सफिशिएंट स्पीड नहीं है, सिस्टम स्लो होगा तो ग्राहकों के काम में देरी होगी और काम में देरी होगी तो ग्राहकों का असंतोष बढ़ेगा। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है कि हम डर्ट एंड डस्ट वाले एटमॉस्फेयर में हैं, धूल और गर्दा वाले एटमॉस्फेयर में है, जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों प्रभावित होता है। तो अभी धीरे धीरे जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबलाइज हो रहा है, हमारे वातावरण के अनुसार स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन कई बार एटीएम में कैश डिस्पेंस नहीं हो पाता है, लोगों को कैश नहीं मिल पाता है, खाता डेबिट हो जाता है। बहुत बार रेमिटेंस में काफ़ी देर हो जाती है, उनको रेमिटेंस का क्रेडिट मिलने में दिक्कत हो जाती है। कई बार पासबुक की समस्या हो जाती है, पासबुक प्रिंटर प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं, उनका अलाइनमेंट सही नहीं होता है। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो कस्टमर को दिक्कत हो जाती है। अब ऑफलाइन अगर एटीएम है तो उन्होंने इस बैंक का एटीएम किसी और बैंक में उन्होंने यूज़ कर लिया, उसमें क्या होता है कि अगर कैश डिसबर्समेंट नहीं हुआ है तो फिर जानकारी के अभाव में वो फिर दौड़ने लगते हैं बीच में। हालांकि अभी उसमें भी काफ़ी गुणात्मक परिवर्तन हुआ है कि 48 आवर्स में ऑटोमेटिक क्रेडिट मिलेगा। कई बार वो नहीं हो पाता है तो फिर उनको संबंधित बैंक में जा कर के अपने रिड्रेसल के लिए उनको
एप्लीकेशन देना होता है वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, भाई पर्सनल विजिट भी दे सकते हैं, और फिर उसका रिड्रेसल होता है। तो नित नई नई समस्याएं आती हैं और उसका निराकरण ढूंढा जाता है। चूँकि ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है, ग्राहकों की डिमांड बढ़ रहे हैं, बैंकिंग परिदृश्य बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमारा प्रयास होगा, बैंक का प्रयास होगा कि ग्राहकों को कम से कम दिक्कत हो, और धीरे धीरे ये दिक्कतें कम होते जा रही हैं और बैंकिंग सेवाओं में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। जी, आपने बात की जब एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं, विड्रॉल में, निकासी में अगर परेशानी होती है, विड्रॉल नहीं हो पाता है, तो आप जो बैंक है उन पर जाकर आप एप्लीकेशन उनको लिख सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। इसमें मैं जानना चाहूँगा, कई बार ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं, कहाँ जाएँ, क्या करें, किससे बात करें, तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी और बैंक से हमने विड्रॉल किया और हमारा अकाउंट किसी और बैंक का है, तो उस परिस्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं, किस बैंक शाखा में जाएं, किस ब्रांच में जाएं, किस बैंक में जिससे हमने विड्रॉल किया है या जिसका अकाउंट है उनके पास जाएं। तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, ताकि उनकी जो समस्या है, कई लोग इस चीज़ के शिकार हुए, तो उन पर विचार थोड़ा आप। देखिए विकास जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो सिस्टम है इंटर बैंक रिकॉन्सिलेशन होता है, तो इंटर बैंक रिकॉन्सिलेशन होता है और इंट्रा बैंक रिकॉन्सिलेशन भी होता है। तो आजकल क्या है कि आज जो भी आउटसोर्स किया हुआ है, ये सरकार के निर्देशों के अनुसार, वित्त मंत्रालय के अनुसार, कि वेंडर्स उसके लिए अपॉइंट किए हुए हैं जो कि एटीएम में कैश डालते हैं। अगर उन्होंने एटीएम में कैश डाला हुआ है और अगर वो कैश का डिस्बर्समेंट नहीं होता और किसी वजह से वो पैसा सिस्टम में रह जाता है, तो जब इंट्रा बैंक में एटीएम का जब बैलेंसिंग होगा तो उतना कैश उनको पता चल जाता है कि ये इतना कैश हमारे पास रह गया जी। उसके लिए 48 आवर्स का टाइम है कि 48 आवर्स में वो अकाउंट रिवर्सल हो जाता है। और अब तो 90% केसेज में रिवर्सल हो जाता है। 10% केसेज में हम मान के चलते हैं कि रिवर्सल नहीं हो पाता है कुछ टेक्निकल वजहों से। तो उसमें ग्राहकों को ये चाहिए कि वो जिस बैंक में उनका खाता है जी, वह बैंक उनका अपना बैंक होता है। जो बैंक, जिस बैंक में उनका खाता है वो बैंक उनका अपना बैंक है। वो वहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन जा कर के कंप्लेन लॉन्च कर दें। उसके लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पीरियड निर्धारित करके रखा है कि विद इन 7 डेज उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा इंटर बैंक रिकन्सिलेशन के माध्यम से और ग्राहक को पैसा मिल जाएगा। जी, ऑनलाइन की आपने बात की है, ऑनलाइन भी बहुत सारे बैंकिंग सुविधाएं दी जाती हैं ग्राहकों को। मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा विस्तार में, अभी आपने चर्चा भी की थी, तो मैं चाहूँगा उसमें थोड़ी विस्तार में किन सुविधाओं की लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सुविधा जो ऑनलाइन बैंकिंग की। उसके देखिए, ऑनलाइन हम कैश रेमिटेंस की फैसिलिटी ऑनलाइन ले सकते हैं। हम अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ऑनलाइन ले सकते हैं। हम ट्रांजैक्शन अपना ऑनलाइन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंक के माध्यम से अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसमें 2 तरह की सुविधाएं हैं, एक ट्रांजैक्शन की सुविधा होती है, एक व्यू की सुविधा होती है। आप ट्रांजैक्शन की सुविधा नहीं लेना चाहते हैं तो व्यू की सुविधा से आप अपने तमाम अकाउंट्स की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करना हो तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप चेकबुक रिक्विजिशन डाल सकते हैं। आप अपने कार्ड्स, एटीएम कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो डाल करके जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपलोड कर दीजिए सिस्टम में। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारी वैसी सेवाएं हैं, ऋण लेने और ऋण चुकाने और कैश, इवन कि कैश जमा करने के लिए भी आपको अब जैसे ई गैलरी वगैरह है तो वहाँ भी आप अगर बैंक में नहीं जाना चाहते हैं, किसी ई गैलरी में जाकर के कैश क्रेडिट कर सकते हैं। क्योंकि कैश जमा ऑनलाइन नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र का होगा। तो जो जहाँ कैश इन्वॉल्व है, फिजिकल कैश इन्वॉल्व है, उसको छोड़ दीजिए, ऋण संबंधी कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं या फिर जो दूसरी फैसिलिटी है आपको एटीएम की के अलावा जो दूसरी भी फैसिलिटी है, जैसे सेफ डिपॉजिट वॉलेट की फैसिलिटी है, वो ऑनलाइन आपको नहीं मिल सकती है। अदरवाइज आपको सारी सुविधाएं अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं।
एक लाइव सर्टिफिकेट की सुविधा भी शायद अब ऑनलाइन ऑनलाइन उपलब्ध हो चुकी है, जो हर साल हम जो रिटायर्ड हैं हाँ, उनके लिए पेंशनर्स को हर पेंशनर्स के लिए। नवंबर में देना जी। पड़ता है वो। सुनील जी, आपसे एक सवाल है वो जानना चाहूँगा कि बैंकिंग लोकपाल क्या है। बहुत लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर बैंकिंग लोकपाल है क्या। देखिए, बैंकिंग लोकपाल एक प्रावधान है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A में बैंकिंग लोकपाल की का एक प्रावधान किया गया है। मूलतः जब इसका प्रावधान किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तो उसके पीछे रीजन ये था कि लोगों के रिड्रेसल को, लोगों के ग्रीवांसेस को कोई एक वैसी संस्था हो, एक वैसी बॉडी हो जो कि उसमें आर्बिट्रेटर का काम करे, और जहां ग्राहकों को बैंक से सेवाओं में त्रुटि मिल रही है, वहाँ पर वो आर्बिट्रेटर का काम करके और ग्राहक को संतुष्ट करने का प्रयास करे। सिर्फ ग्राहक को नहीं, बैंक को भी। बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक के बीच में भी समस्या होती है। तो बैंकिंग लोकपाल इसलिए बनाया गया था कि सेवाओं में जो खामियां हो उसको दूर करके और वो एक फैसिलिटेटर का काम करे। भारत में बैंकिंग लोकपाल सेवा की सुविधा शुरू हुई बैंकिंग ओम्बड्समैन एक्ट 1995 से, और बाद में 2006 से जो नई व्यवस्था आई उसमें बैंकिंग लोकपाल को क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का पावर दिया गया। उनके पास अवार्ड देने के पावर हैं, कंपनसेशन देने के पावर हैं, और जो सिस्टम है बैंकिंग लोकपाल का जो सिस्टम है उसके अंतर्गत वो ग्राहकों की का जो ग्रीवांसेज है उसका रिड्रेसल किया। जी, इस लोकपाल में ज़्यादातर अब तक किस तरह की समस्याएं या जो परेशानी का निवारण या विचार किया जाता है या समस्याएं दर्ज की जाती हैं, उस पर थोड़ा देखिए, वो बैंकिंग लोकपाल अधिनियम जो है उसके सेक्शन 8 में जी वो तमाम चीज़ें लिखी हुई है कि आपके सेवा में किन किन सेवाओं में त्रुटि होगी, तब आपको बैंकिंग लोकपाल के पास जाना है। आपको कर्ज नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर कर्ज लेने की पात्रता आपकी नहीं बनती है तो बैंकिंग लोकपाल उसमें कुछ नहीं करेंगे। अब जैसा आपने एटीएम की बात की, आपका रिड्रेसल नहीं हो रहा, आपका बिल डिस्काउंट में देरी हो रहा हो, आपके रेमिटेंस के फैसिलिटी में कहीं कोई गड़बड़ी हो गई हो, आपको पासबुक समय पर नहीं दिया जा रहा हो, आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं दिया जा रहा हो, और जो सामान्य बैंकिंग सुविधाएं हैं अगर आपके कैश एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हों, आपके कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हों, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हैं। और बैंकिंग लोकपाल में जाने की भी प्रक्रिया है। बैंकिंग लोकपाल एक वैसी व्यवस्था बनाई गई है जहाँ की ग्राहक को बिना किसी खर्च के, क्योंकि वहाँ ना कोई वकील होगा ना कोई स्टाम्प ड्यूटी होगा कि वहाँ जा कर के वो अपना कंप्लेन करे और उसका रिड्रेसल होगा, उसमें सुनवाई होती है, बैंक से जवाब मांगा जाता है, उससे भी अगर बात नहीं बनती है तो बैंक के लोगों को, ग्राहक को लोकपाल में बैठा करके और आर्बिट्रेशन का काम होता है, और तब भी अगर ग्राहक को उसके संतुष्टि के अनुसार काम नहीं होता है तो फिर लोकपाल अपना निर्णय लेते हैं। जी, तो ये क्या ऑफलाइन है या ऑनलाइन की भी सुविधा है ये शिकायत दर्ज करने की? देखिए, शिकायत दर्ज करने की अभी सुविधा ऑनलाइन हो गई है। जी, अभी जो सुविधा है बैंकिंग लोकपाल में भी है कि आप बैंकिंग लोकपाल का साइट, और अभी तो उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है कि आप उसमें सीधा जा कर के अपनी शिकायत दर्ज कर दें, फिर वो बैंकिंग लोकपाल से संबंधित बैंक को जाएगा, संबंधित बैंक जो भी अपना जवाब देगी वो फिर आपके पास आएगा, तो आप ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। जी, कई लोग जो हैं यूपीआई से अगर पेमेंट करते हैं तो उस दौरान भी कई परेशानी कभी हो जाती है, पेमेंट कट गया लेकिन पेमेंट नहीं हो पाई, या कई बार जो यूपीआई से फ्रॉड भी होते हैं पैसे के, उस परिस्थिति में जो ग्राहक है वो क्या करे? देखिए, ऐसा है कि ये दोनों दो चीज़ है। जी, पहला है मिश्रा जी की यूपीआई से आपने पेमेंट करना चाहा, आपका अकाउंट डेबिट हो गया और पैसा नहीं गया, उसमें फिर वही प्रक्रिया होगी जो एटीएम में है जी, कि एटीएम में कैश का डिस्बर्समेंट नहीं हुआ, तो वही प्रक्रिया उसमें है कि उसमें जा कर के जहाँ आपका खाता है वहाँ आपको कंप्लेंट डालना चाहिए। जी, फ्रॉड जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम बहुत कैजुअल होते हैं,
कई बार अपना पासवर्ड हम शेयर करते हैं, फैमिली मेम्बर से शेयर करेंगे, ड्राइवर से शेयर करेंगे, सर्वेंट से शेयर करेंगे, ऐड से शेयर करेंगे, फ्रेंड से शेयर करते हैं, वो मेरा ये पासवर्ड है, ये करके ये ट्रांजैक्शन कर दो। आप कभी, आपको मालूम नहीं है कि वो उसको कब मिसयूज कर देगा। अतः किसी भी परिस्थिति में एक तो कि पासवर्ड शेयर ना करें। दूसरी बात ये है कि आज हम आउटसोर्सिंग करते हैं, ये मीनस ऑफ आउटसोर्सिंग इसको आप कह सकते हैं, कि किसी कंपनी में काम करने वाला आदमी लॉली पेड आदमी है, कल को उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं जी। वो क्या करता है, वो तो पूरे सिस्टम को जानता है, वो पूरे सॉफ्टवेयर में कैसे घुस सकते हैं वो उसको मालूम है। वैसे लोग भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनका अपना एक अलग गैंग है जो हैकिंग के अलावा, हैकर्स तो बहुत प्रोफेशनल हैं, उनके कम पढ़े लिखे लोग, कम स्किल्ड लोग भी इस तरह की चीज़ों को करते हैं। तो अगर यूपीआई से पेमेंट में भी कहीं कोई दिक्कत हो या किसी और पेमेंट प्लेटफॉर्म से दिक्कत होती हो, तो सबसे सही जगह है कि संबंधित बैंक में जहाँ खाता है वहाँ पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करें। साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी ऑनलाइन आप कंप्लेन जी। बैंक द्वारा ग्राहकों को लोन की भी सुविधा, कई तरह की लोन की भी सुविधा दी जाती है, उनके बारे में आप, उन लोन के बारे में, किस तरह के लोन दिए जाते हैं और क्या प्रक्रिया, किन चीज़ों को ध्यान में रख के वो सारी चीज़ें की जाती है, वो उसके बारे में ऐसा है कि लगभग सभी चीज़ों के लिए बैंक अब लोन देती है जी। अभी तो शादी करने के लिए भी लोन देती है, हनीमून के लिए भी लोन देती है, डिलीवरी के लिए भी लोन देती है, बच्चे के लालन पालन के लिए लोन देती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन देती है ताकि बच्चे पढ़ जाएं, कृषि के लिए बैंक लोन देती है, बैंक छोटे लघु उद्यमियों को लोन देती है, रिक्शा ठेला वालों को बैंक लोन देती है, और बैंक अदानी और अंबानी जैसे कैपिटलिस्ट को भी लोन देती है जी। बैंक के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं ये सरकार के द्वारा बनाए हुए नियम है। मैं सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी बैंक से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ। चूँकि सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, इनका पेनेट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, ये वैसे लोगों तक पहुँचते हैं जहाँ पर कि जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं जाएगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड है और सरकारी क्षेत्र के बैंक सर्विस ओरिएंटेड है। तो सर्विस ओरिएंटेड होने की वजह से हमारा पेनेट्रेशन है, हम छोटे किसानों को ऋण देंगे, उनको एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए ऋण देंगे, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण देंगे, महिलाओं को ऋण देंगे, ST/STs को ऋण देंगे, सब के लिए अलग अलग स्कीम है और सब स्कीम का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो आप ये समझिए कि सुई से लेकर के और जहाज़ तक के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक ऋण देते हैं, और जिसकी जैसी ज़रूरत हो, घर के लिए, गाड़ी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई भी ज़रूरत हो तो सरकारी क्षेत्र के बैंक हमेशा आगे रहते हैं कि आपको ऋण मुहैया कराएं। भारत सरकार ने जो इनकम टैक्स का रिटर्न चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, या फिर आपका अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको आपका बैलेंस शीट चाहिए, CMA डाटा चाहिए, तो वो ऋण की आवश्यकता और ऋण के प्रकार पर वो निर्भर करता है, और ये तमाम प्रक्रिया हैं जिसको कि पूरा करके आप किसी भी चीज़ के लिए ऋण लें। जी। एक सवाल है, कुछ लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने लोन लिया है, किसी व्यक्ति ने स्टूडेंट लोन लिया है और जो गारंटर बने हैं उनकी डेथ हो जाती है, और स्टूडेंट जिसने लोन लिया है वो अगर सक्षम नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो क्या उसमें ग्राहक को कोई सुविधा मिलेगी, कोई रियायत मिलेगी, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है कि जहाँ पर जेन्युइन रीजन से विलफुल डिफ़ॉल्ट ना हो जी, सही वजह से, जहाँ पर कि रिपेमेंट में दिक्कत होती जिनको ऋण दिया गया है या जिनको असुविधा होती हो सकता है उनको नौकरी ना मिले, हो सकता है उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, वैसी स्थिति में बैंक भी कंसीडर करती है कि अपने दायरे में रह करके उनको ऋण माफ़ी की सुविधा और उनको अन्य तरह की सुविधाएं दी जाती है। उनको नॉमिनल ब्याज लेकर के, सिंपल ब्याज लेकर के, और बैंक यह प्रयास करती है कि उनको वो सुविधाएं दी जाए ताकि लोग बैंक का ऋण चुका सकें। अल्टीमेटली मिश्रा जी,
ये जो पैसा है वो जनता का पैसा है जी, वो सरकार का पैसा नहीं, आपका पैसा है, मेरा पैसा है। आपका ट्रस्ट है सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर कि आपने पैसा दिया और हमने आपके पैसे को रखा। हमारे ये नैतिक दायित्व है कि हम आपके पैसे को किसी वैसे जगह पे लगाएं जहाँ से कि रिटर्न आए और आपका पूंजी सुरक्षित हो। अगर मान लिया कि कहीं इस तरह की परिस्थिति आती है, वहाँ भी हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो लेग स्पेस है उस लेग स्पेस के अंदर हम कितनी ज़्यादा रियायत लोगों को दे सकते हैं और वाकई क्या वो रियायत के लायक हैं, तो हम उनको वो रियायत देते हैं और हम उनको उस तरह से मदद भी करते हैं। जी। ऑनलाइन सुविधाओं की बात चल रही थी। कई लोग, कई ग्राहक ऐसे भी हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं वो घबराते हैं ऑनलाइन सुविधाओं, ऑनलाइन सेवाओं को इस्तेमाल करने में। उन ग्राहकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन ग्राहक को कुछ कहना चाहेंगे कि बहुत भ्रांति है, बहुत कारण है इसके कि लोग डरते हैं कि कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं कुछ और गड़बड़ी ना हो जाए, इससे डरते हैं। तो उन ग्राहकों के लिए आप अगर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं समय का बचत करती है और आपको कहीं भी एक क्राउड जो क्रिएट होता है, पार्टिकुलरली अभी जो न्यू नॉर्मल, जो कोविड ने एक नया टर्मिनोलॉजी दिया, वोकैबुलरी में एक वर्ड यूज हो गया न्यू नॉर्मल। आज हमको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, हमको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं करना है। तो कोविड ने बहुत सारे लोगों को वो फिजिकल प्लेटफॉर्म के बदले वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे डाल दिया पर फोर्स, और लोग टेक्नो से भी हो गए, लोगों ने ऑनलाइन सर्विसेज, बैंकिंग सुविधाएं उठाना शुरू की हैं। धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ रही है। जो डाटा भी आ रहा है कि अभी डिजिटल पेमेंट वगैरह में काफ़ी इजाफा हुआ है। ये हमारी ड्यूटी बनती है, बैंकर्स की ड्यूटी बनती है कि हम अपने ग्राहकों को उसके लिए प्रेरित करें। और ग्राहकों को हमको दो चीज़ बताना होगा, एक कि उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फ़ायदे बताने होंगे, और दूसरा उसकी सिक्योरिटी बतानी होगी। जैसा कि मैंने कहा कि वो जैसे पासवर्ड वो शेयर करते हैं, वो ना करें, अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें और अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रख करके अपने जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फ्रॉड की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। जी, आप अगर कोई संदेश देना चाहते हो हमारे दर्शकों को तो ज़रूर दें। मैं आपके दर्शकों को दूरदर्शन के माध्यम से सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं कि जब इस देश में टीवी आया तो टीवी लाने वाला और पहला चैनल दूरदर्शन हुआ। दूरदर्शन का पेनेट्रेशन इस देश के कोने कोने में है। आज एक से एक चैनल आ गए। हो सकता है कि दूरदर्शन का टीआरपी थोड़ा घट गया हो, लेकिन दूरदर्शन के प्रति लोगों का लगाव थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। आज भी दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल है जो लोगों को कृषि के विषय में, मौसम के विषय में, हेल्थ के विषय में समग्र जानकारी देता है। बाकी जो भी चैनल है वो चैनल सिर्फ फ़ायदे की जो चीज़ें होंगी वही चीज़ें, वही कंटेंट देते हैं। उसका हमारे सोसाइटी पर, हमारे मोरालिटी पर क्या असर पड़ता है इसकी उनको चिंता नहीं होती है। ठीक उसी तरह से सरकारी क्षेत्र बैंक इस देश का बैंक है। सरकारी क्षेत्र के बैंक इस देश की शान है, हम लोगों का अभिमान है। हम सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अक्षुण्ण रखें, हम अपनी तमाम सेवाएं सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त करें, और साथ ही साथ जहां पे हमको ये लगता है कि सेवाओं में, ग्राहक सेवा में कहीं कोई कमी है उसको आप बताएं, ताकि हम उसको उचित प्लेटफॉर्म पे आप बताएं, ताकि हम अपने आप में सुधार रख सकें और हम देश की सेवा और राष्ट्रीयकरण के जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति करें। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी, आपके दर्शकों से गुजारिश होगी, देशवासियों से गुजारिश होगी कि सरकारी क्षेत्र के बैंक को उतनी ही आपकी ज़रूरत है जितनी कि आपको सरकारी क्षेत्र के बैंकों की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, बैंकिंग सुविधाओं के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की बैंकिंग में ग्राहक सेवा की सुविधा किस तरह से मिलती है, क्या महत्व है, उसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की।
अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।